नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच 26 अगस्त 2022 को ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम चल रहा है ना, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर हम आपके बीच आए हैं। देखिए कितना आसान आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में और कैसे आप प्रश्न को जो है आसानी से सोल्व करोगे, है ना। उन सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आइए उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पहला मेरे विद्यार्थीगण, देखो मेरे भाई क्या कहता है। कहता 3 प्लस में √2 एवं 3 माइनस में √2 का मध्यानुपाती। देखिए आपको हम सब बात बताए हैं चेला, अगर ए और बी का प्रथम समानुपाती पूछा जाए मेरे भाई तो क्या होगा a²/b। अगर ए और बी का द्वितीयानुपाती बोले या मध्यानुपाती बोले मेरे भाई, है ना, तो वह हो जाएगा आपका √ab। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा आपका √ab। जबकि ए और बी का तृतीयानुपाती बोले तो यह हो जाएगा आपका b²/a, नहीं। और ए बी सी का चतुर्थानुपाती बोले तो यह होता है आपका bc/a। यही देखिए, और हर शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्था समानुपाती। इसलिए जिन भी बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, इन सब सारे बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर प्रथम समानुपाती बोले a²/b, द्वितीय समानुपाती या मध्या समानुपाती बोले चला √ab मेरे भाई, तृतीय समानुपाती b²/a, चतुर्था समानुपाती bc/a मेरे भाई। देखिए तो यह 3 प्लस में √2 एवं 3 माइनस में √2 का मध्य अनुपाती बोला, यानी √ab मेरे भाई, √ab। चलिए तो यह हो जाएगा √, यह हो जाएगा 3 प्लस में, यह हो गया आपका √2 इंटू हो गया चला आपका 3 माइनस में कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया √2। अब देखो मेरे भाई, यह देखिए √ में है, बीच का मान देखो a+b इंटू a-b के प्रारूप में है चला, a+b इंटू a-b बराबर a² माइनस में b², है ना। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा चला, यह हो जाएगा आपका 9 माइनस में √2 का स्क्वायर 2, नहीं, यह आपका रिजल्ट जो बचेगा, है ना। इसको थोड़ा छोटा में करके लिख देते हैं। यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √2 का हो गया 2, अतः आपका उत्तर हो जाएगा √ कितना मेरे भाई 7, √7। देखिए एकदम रट लीजिए, प्रथम समानुपाती a²/b, द्वितीय समानुपाती या मध्य समानुपाती बोले √ab, तृतीय समानुपाती b²/a, चतुर्था समानुपाती bc/a। क्यों होता है, कैसे होता है, यह भी आपको हम बताए होंगे। देखिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा रटना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर याद है थोड़ा प्रश्न बनाने में सहूलियत है, बार बार आपको उतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्था समानुपाती सेम कंसेप्ट पर काम करता है। कैसे इसका प्राप्त करते हैं? जैसे अगर प्रथम समानुपाती बोले तो हम सोचते हैं कि पहला पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, है ना। जैसे वो निकाल करके, जैसे यहाँ पर द्वितीयानुपाती का मध्यानुपाती का बात किया है। अगर दो संख्या ए और बी मानते हैं तो पहला संख्या ए मान लीजिए, दूसरा संख्या आपसे मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती, यानी दूसरा पद पर क्या रखें, मान लेते हैं x रखते हैं, तो पहला पद a हो गया, दूसरा आपका x हो गया और तीसरा हो जाएगा आपका b, है ना। तो a/x बराबर में हो गया चला आपका x बटा क्या हो गया b, अतः x² बराबर चला मेरे, यह हो गया आपका ab, अतः x बराबर चला मेरे √ab। यहीं से इसका प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं कि उड़दहा किया जाता, हर चीज का एक कंसेप्ट है ना, तभी कुछ ना कुछ का प्राप्ति। रटना कुछ नहीं भाई, समझना है, लेकिन अगर ये थोड़ा याद है तो थोड़ा सहूलियत है, बार बार प्रश्न उतना नहीं करना पड़ेगा। मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती का मतलब दूसरा पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। चलिए जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर हो जाएगा √7। थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है क्योंकि बच्चे एग्जाम में जाएंगे तो कंफर्म 100% क्वेश्चन याद ही रहेगा उनको, यह कहना उचित नहीं है। वो उसके आधार पर एनालिसिस होता है, बच्चा जैसे इसे बोला जाता है बच्चों के द्वारा, उसी आधार पर एनालिसिस किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। चला दूसरा नंबर आइए। देखिए एक घनाभ का बात किया गया, एक क्यूबॉइड का बात किया गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। क्या पूछा चला? टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। अच्छा, घनाभ का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको क्या बताया चला? यह होता है आपका चला 2 इंटू, है ना मेरे भाई, यह हो गया आपका LB, प्लस में हो गया आपका BH और प्लस में क्या हो गया चला आपका LH। चलिए मान का प्रयोग कर लो मेरे भाई। देखिए तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू LB, यह हो जाएगा 12 गुना 8 मेरे भाई। अच्छा, प्लस में BH, यह देखिए 8 गुना कितना हो जाएगा चला आपका 16, LH कितना हो जाएगा आपका चला, यह हो जाएगा 12 गुना कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 16। अब जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। 2 गुना
अब देखिए ना, अगर 32, 8 चौक 32, इसमें भी 32, 32 अगर कॉमन निकाल लेते हैं मेरे भाई, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यह 96 था, यहाँ बच जाएगा आपका 3 मेरे भाई। 32 निकालोगे 16, यहां से 2 यहां बच जाएगा 4 मेरे भाई। 32 निकालोगे 16, यहां से 2 यहां बच जाएगा आपका 6 मेरे भाई, यही ना। तो यह हो गया आपका चेला, यह हो जाएगा 64 गुना 6 4 10 और 3 कितना हो गया चेला मेरे, यह हो जाएगा आपका 13, है ना। 64 गुना 13, देख लीजिए, 4 त्रिके 12 का कितना हो गया मेरे भाई, 2 बच गया 1, 6 त्रिके 18 और 1 चौके 4, 18 4 22, 22 और 1 कितना हो गया 23, बच गया 2 और यह हो जाएगा 6 2 6 का 6 2 कितना 8, 832 मेरे भाई। सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर। तो जिस रूप में प्रश्न पूछा गया होगा, है ना, वही रूप में उत्तर करना है। 832 ऐसे भी देख सकते थे, 64 गुना 10 640 और 64 गुना 3 192, 832 आपका राइट आंसर है। चलिए, यही है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। देखिए, अगर इससे संबंधित और भी अगर बात अगर आपसे पूछा जाए, इसका टोटल सरफेस एरिया तो लिख दिए 2 × LB + BH + LH। इसका जो आयतन होता है चेला, वह क्या होता है आपका, इसका आयतन हुआ करता AL × B × H³ का, है ना, घनाभ का। जबकि इसके विकर्ण का लंबाई डायगोनल जो होता है वह होता है चेला आपका √L² प्लस में B² प्लस में क्या हो गया आपका H²। यह होता है घनाभ के विकर्णों का लंबाई, है ना, घनाभ के विकर्ण का लंबाई, है ना। तो यह सब कोई भी से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जो प्रश्न आया था वह टोटल सरफेस एरिया से आया था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। जबकि घनाभ का आयतन LBH, घनाभ के विकर्ण का लंबाई √L² + BH² प्लस में H²। चलिए, अगला प्रश्न पर आ जाते हैं चला, तीसरा नंबर आइए। कहता 70 संख्या है और उसका औसत जो है 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 से गुना किया जाए तो नया औसत आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, नया औसत आपसे पूछा जा रहा है चला, क्या पूछा गया, नया औसत। अच्छा, पहले जो संख्या था, पहले जितना भी संख्या था वह संख्या कितना था भाई, 70 संख्या था और उसका औसत कितना प्राप्त था, 40। अब कहता है प्रत्येक संख्या में जो है 20 से गुना किया जाए तो नया औसत। हम आपको बार बार बोलते हैं ना कि अगर सारे क्वांटिटी में समान परिवर्तन हो तो वही परिवर्तन उसके औसत मान के साथ देखने के लिए मिला करता है चला। अगर हर क्वांटिटी में जो है, देखिए यहां प्रत्येक में 20 से गुना किया जाए, यानी हर संख्या में 20 से गुना हो रहा है। अगर प्रत्येक में समान परिवर्तन होगा तो वही परिवर्तन उसके औसत मान के साथ। अगर सब संख्या में 2 जोड़ोगे औसत में भी 2 का वृद्धि हो जाएगा, सब में 2 घटाओगे औसत में 2 का कमी हो जाएगा, सबको 2 गुना करोगे औसत भी 2 गुना हो जाएगा, सबको 3 गुना करोगे औसत भी 3 गुना हो जाएगा। तो अगर सारे क्वांटिटी में समान परिवर्तन हो तो वही परिवर्तन उसके औसत मानों के साथ देखने के लिए मिलता है। चलिए, प्रत्येक में 20 से गुना कर रहा है, यानी औसत में 20 से गुना हो जाएगा, 40 गुना 20, यानी नया औसत कितना हो जाएगा चेला, ये हो जाएगा मेरे भाई 800। नया औसत कितना हो जाएगा आपका 800 चेला, है। चलिए, अगला प्रश्न आ जाओ मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो, देखिए बेलन से प्रश्न पूछा गया। डेटा यहां क्लियर नहीं मेरे भाई, लेकिन बता देते हैं। अगर बेलन से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है चेला, कर्व सरफेस एरिया होता है बेलन का, यह होता है 2πr/h मेरे भाई, नहीं। और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होता है मेरे भाई तो वक्र सतह के क्षेत्रफल में, यह वक्र सतह का क्षेत्रफल है, इसमें ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए। तो आधार में बेलन का एक क्या होता है, वृत्त हुआ करता है। तो देखिए πr² आधार का क्षेत्रफल, फिर πr², यानी इसमें 2πr² आप जोड़ लीजिए, 2πr²। अब देखो चेला, यहां से 2πr आप कॉमन कर लीजिए, 2πr कॉमन करोगे चेला मेरे तो बच जाएगा AH प्लस में R। यह हो गया घना बेलन का जो है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए एक सिलेंडर का बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r। अगर बात आयतन का हो, बेलन का आयतन होता है चेला πr²h। तो अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न यहां क्लियर नहीं था तो अगर कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r, आयतन πr²h, कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से उत्तर दे दीजिएगा। बेलन कहने का मतलब बात सिलेंडर का था। सिलेंडर का हमने कर्व सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया बता दिया, आयतन बता दिया। कोई भी प्रश्न अगर आया होगा तो भी बन जाएगा। आगे वाले जो भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम है वह सब भी ध्यान दीजिए, अगर इस सबसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए मेरे भाई, 5वां नंबर। कहता 2 ट्रेन का बात किया था, इसमें एक का लंबाई 120 मीटर, दूसरा का लंबाई 140 मीटर
अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड में दूसरे को पार करता है, दोनों के चालों का योग पूछा गया, सम्मिलित चाल पूछा गया था चला। चलिए अच्छा, एक दूसरे को पार करेगा, दूरी जोड़ेंगे 120 और 140 कितना हो गया मेरे भाई 260। पार करता कितना देरी में 10 सेकंड में। चलिए यहां से काट करके हटा दीजिए, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन था, यहां जो चाल निकल करके आएगा दोनों का समग्र चाल होगा, वही पूछा गया, दोनों के चालों का योग। यह हो गया चला 26 मीटर प्रति सेकंड। वह तो ऑप्शन पर डिपेंड करता होगा और किलोमीटर प्रति घंटा में बदला होगा, तो आप इसमें 18/5 से क्या करोगे भाई, गुना कर लोगे, नहीं 5 से काट सकते हैं, 5 कितना हो गया 25 और 5 दूना कितना हो गया चला आपका 10, नहीं। चलिए 18×5 90 और यह देखिए 90, यह हो गया आपका 0.2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना 36, यह देखिए ना 3.6 यानी 93 दशमलव कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यही तो है 93.6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में अगर दिया होगा तो यह हो जाएगा 26 मीटर प्रति सेकंड, दोनों का सम्मिलित चालों का योग, है ना। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से चला गुना कर लेंगे, यह सब बात आप जानते हो। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है 18/5 से, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है 5/18 से। तो यह देखिए 5 से काटे 5×5 25, 5.2 18×5 90 और 0.2 से 18 में गुना करेंगे तो 3.6 यानी 93, 90 प्लस में 3.6 93.6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के समग्र चालों का योग हो जाएगा। चलिए चला अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान दिया गया, रेशियो दिया गया एबीसीडी का, बी और सी का। देखिए तो हम आपको बार बार बोलते हैं जो निश्चित राशि होगा उसका कंपेयर उसके यूनिट मान से कीजिए, है ना। उसके बाद जिसका मान निकालना होता है उसके अनुपातिक मान से गुणाकर मान को प्राप्त किया जाता है। बी और सी का डिफरेंस, अच्छा देखिए तो बी और सी का डिफरेंस जो है चला, बी और सी का आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ सी और डी होना चाहिए, क्योंकि सी और बी होना चाहिए। चलिए सी और डी होना चाहिए, यहां उल्टा लिखिएगा ना, क्योंकि यहां तो बड़ा जो है मान आपका चला वह तो है आपका बी और सी, तो सी और बी के बीच का डिफरेंस। चलिए सी और बी के बीच का डिफरेंस कितना मेरे भाई 600, है ना। चलिए देखिए ना, सी का यूनिट 7 और बी का हो गया आपका 4, अंतर कितना का है मेरे भाई, यह 3 का, डी का मान पूछा था, यूनिट मान डी का कितना हो जाएगा चला 9, 3 से काट लीजिए मेरे भाई, यह कट गया 200 बार में, 200 गुना 9 यानी 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1800। बी और सी का डिफरेंस दिया गया था 600, है ना। बी और सी का डिफरेंस था आपका 600, है ना। और 600 जो है ये देख लीजिए 600 कितना यूनिट का मान है, बी और सी का डिफरेंस हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 600, 1 यूनिट बराबर 200। आपसे डी का मान पूछा जिसका यूनिट मान 9, 200 गुना 9 यानी 1800। कुछ और डेटा इधर उधर हो सकता है लेकिन लगभग प्रश्न यही पूछा गया था। चलिए चला अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए कहता ए और बी मिलकर किसी काम को 12 घंटा में, बी और सी मिलकर 15 घंटा में, सी और ए मिलकर 20 घंटा में, तीनों मिलकर काम को कितना घंटा पूरा करें। यहां से पूरा कार्य जो हम करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एफिशिएंसी सोचिए इसका 5 या दोनों का, बी और सी का 4, इसका कितना 3। कहता तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। नहीं तो क्या करोगे, पूरे कार्य में तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अगर तीनों का एफिशिएंसी निकालना हो, तीनों को अगर जोड़ते हो तो यहाँ ए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से, यानी सबके 2 घंटा का काम आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, घंटा में तो 1 घंटा में किया गया कार्य, मिनट में तो 1 मिनट में किया गया कार्य। जोड़ लीजिए 1 घंटा का काम निकालिए, 5 4 9 3 12, यह तो 2 घंटा का काम है। 1 घंटा का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से 60 में भाग लगाएंगे, यानी सब मिलकर जो है तीनों मिलकर काम को कितना देर में 10 घंटा में। अगर पार्टिकुलर भी पूछ दिया जाता तो कोई दिक्कत का बात नहीं होता। अगर हमसे कहे कि ए अकेला काम को कितना दिन में करेगा तो पूरे काम में ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तीनों का एफिशिएंसी कितना हुआ 6, इसमें बी और सी का घटा लीजिए, बी और सी का एफिशिएंसी है आपका कितना मेरे भाई, यह हो गया 4। तो यह ए अकेला जो है इस काम को 30 दिनों में 30 घंटा में कंप्लीट करेगा। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं पर्सनल टाइम, है ना, लेकिन तीनों मिलकर पूछा 10 घंटा आपका उत्तर हो गया, तीनों मिलकर इस काम को 10 घंटा में कंप्लीट कर देगा। चलिए चला अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए कहता है वह 7वां नंबर प्रश्न था चला, किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस यानी जो अंकित कीमत है वह 400 है, उस पर पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट का मान बताने के लिए कहता है ताकि विक्रय मूल्य 320 हो जाए। देखिए ना, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है। पहला डिस्काउंट हो गया 10%, 100 का 10% कितना चला, सॉरी 400 का 10% कितना मेरे भाई, यह हो गया 40, बचा कितना 360। अब देखिए दूसरा डिस्काउंट कितना दे ताकि कीमत इसका कितना हो जाए घट करके, सेलिंग प्राइस 320 हो जाए।
क्रमिक डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है चला एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। पहला डिस्काउंट 10%, 400 का 10% 40, बच गया कीमत 360, अगला कितना का दे ताकि 320 हो जाए। तो देखिए डिस्काउंट कितना का देना होगा, यहां भी 40 का डिस्काउंट देना होगा, लेकिन कहां से? 360 से। 40 जो है 360 का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, है ना? 40 से काटी जो 9 बार में 100/9 यानी 11.1/9% का दूसरा डिस्काउंट देना होगा, तब जाके इसका कीमत जो है, इसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना बनेगा? 320 रुपया बन पाएगा। देखिए मार्क्ड प्राइस 400 थे, 400 था चला, पहला डिस्काउंट 10, 400 का 10 40 है ना, बचा 360, अगला कितना का डिस्काउंट दे ताकि कीमत जो है 320 हो जाए। 40 का कहां से? 320 से। ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं। देखिए मार्क्ड प्राइस हो गया 400, पहला डिस्काउंट 10, बचा 90% इसका कीमत, अगला कितना का डिस्काउंट दे? मान लेते हैं X% का डिस्काउंट है ना, X% डिस्काउंट लगा दीजिए, और इस डिस्काउंट के बाद कीमत कितना हो जाता है मेरे भाई? ये हो जाता है आपका 320। चलिए इसको काट करके हटा दीजिए, है ना। 4 से 40 से काट लीजिए, 40 से 8 बार में कट जाएगा मेरे भाई, है ना। और कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 900 माइनस में 9x बराबर में कितना मेरे भाई? 8x। इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई? 9x आपका है गया, और ये 900 नहीं। अच्छा तो ये 8 और 9 कितना हो जाएगा? चला 17। गड़बड़ कहां हुआ भाई? गड़बड़ा कहां गया? देख लेते हैं थोड़ा एक बार। 400 हुआ मार्क्ड प्राइस, पहला डिस्काउंट कितना? 10 है ना, अगला डिस्काउंट X% का, दोनों डिस्काउंट के बाद कीमत 320 है ना। चलिए अच्छा, 2 शून्य कट गया आपका चला, है ना। अच्छा यस, सॉरी यहां पर मिस्टेक है मेरे भाई। ये देखिए 8x नहीं चला, यह कितना होना चाहिए मेरे भाई? यह 800 होना चाहिए, है ना। उधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 9x बराबर कितना? 100। अतः x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100/9 यानी 11 पूर्णांक, है ना, 11.1/9%। यह दूसरा डिस्काउंट का परसेंटाइल है। अब जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहां से पूछा गया था। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है। प्रिंसिपल 30,000 है, टाइम 2 वर्ष है, रेट 10% है, अमाउंट पूछा 2 वर्षों के बाद। यानी कहने का मतलब प्रश्न ऐसे आया होगा कि 30,000 रुपया जो है 10% की दर से, है ना, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, यानी अमाउंट निकालना है। अच्छा चला 2 साल का रेट देख लीजिए, पहला साल 10, चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगा करता है, अगला साल 10, फिर 10 का इंटरेस्ट मेरे भाई, यह हो जाएगा 10 गुना 10 बटा कितना मेरे भाई? 100। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई? 21% हो गया नहीं। अच्छा तो देखिए अगर मिश्रधन का बात किया जाए तो 100% मूलधन 21% ब्याज, है ना, तो यह हो गया टोटल आपका 121%। आपसे अमाउंट ही पूछा गया। चलिए 30,000 आपका प्रिंसिपल है, 121% निकाल लीजिए, 100% प्रिंसिपल 21% ब्याज, यहां से 2 शून्य काट करके हटा लीजिए। यह देखिए 3 से गुना कर लीजिए मेरे भाई, 3, और यह हो जाएगा 363 पर डबल शून्य, यानी कितना हो जाएगा? 36,300 मेरे भाई, नहीं 36,300 हो जाएगा। डबल शून्य बचा हुआ था, 3 12 36, 36,300, यही तो अमाउंट हो जाएगा इस प्रिंसिपल का 2 वर्ष में 10% की दर से मेरे भाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, देखो क्या कहता है। कहता 18 और 32 के बीच की अभाज्य संख्या का औसत पूछा जा रहा है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब चला प्राइम नंबर कहने का मतलब वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, है ना। जैसे इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है मेरे भाई? 2, 1 नहीं, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 18 से 32 के बीच में अभाज्य संख्या देखेंगे तो एक हो जाएगा आपका 19 चला, फिर हो गया आपका 23 मेरे भाई, फिर हो गया आपका 29, और एक हो जाएगा आपका 31। यही तो है मेरे भाई, 4 अभाज्य संख्या हुआ। औसत बताना है चारों का, 4 से डिवाइड कर लीजिए, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। जोड़ लो मेरे भाई कितना आता है। अच्छा जोड़िए ना, यह दोनों मिला के कितना हो गया? 60 नहीं। अच्छा और यह हो गया आपका, देखिए ना, यह हो गया आपका 42 नहीं, 60 42 कितना हो गया चला? 102 बटा कितना मेरे भाई? 4, यानी हो जाएगा आपका, यह हो गया 51/2 नहीं, यानी 25.5 कितना मेरे भाई? 25.5 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। यानी 18 और 32 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी, 4 अभाज्य संख्या था, उसी का औसत बताना था। औसत हो जाएगा आपका 25.5 चला मेरे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, देखो मेरे भाई, कहता cosec 2a बराबर में sec a माइनस में 15, a का मान
पीछे भी पूछा गया यह प्रश्न इस प्रकार का, आपको हम बताएं चला, अगर साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा हो, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा हो, सेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा हो, तो वही बात है, सेक थीटा इसको अल्फा मानिएगा, तो सेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा। इन परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो चला 2a प्लस में a माइनस में 15 बराबर में हो गया आपका 90, यानी 3a बराबर मेरे भाई यह हो जाएगा कितना आपका 105। अच्छा 3 से काट लीजिए, 3 से कट गया 3 बार में 5 बार में, अतः a का जो मान हो जाएगा चला वह कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्या क्या बताया चला, अगर साइन थीटा बराबर मेरे भाई साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, नहीं टेन थीटा बराबर मेरे भाई यह हो गया आपका कॉट अल्फा, या फिर चला सेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा हो, है ना चला, तो इन परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान जो होता है चला वह कितना डिग्री 90 डिग्री हुआ करता है मेरे भाई। तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा दे, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा दे, सेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा दे, इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान 90 कर दिया गया, है ना। बस जिसका मान पूछा ए का मान पूछा, ए का मान निकल करके आ गया। चलिए यही था आपका चेला, है ना, 26 अगस्त का, है ना, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए जिन भी बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है आराम से एनालिसिस को देखें, समझें। जहां आपको लगे कि हम डाउटफुल में हैं, है ना, आपको परेशानी हो रहा है, देख रहे हैं टॉपिक जैसे आपको प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यह सब सारे टाइम एंड वर्क, सारे चैप्टर का रिवीजन कीजिए जहां से प्रश्न आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री के देखिए कंपाउंड कंप्लीमेंट्री एंगल से प्रश्न पूछा जा रहा है। इन सब सारे टॉपिक का आप रिवीजन कर करके ही जाएं, है ना, ताकि आप एग्जाम में जाएं और आसानी से बेहतर करके आए। चलिए बाय बाय, फिर मुलाकात होगी, है ना, अगला बार।